अब जानने की कोशिश करते हैं उन सवालों का जो पिछले 2 साल से बहुत से लोग जानना चाहते हैं। उन अभियानों के बारे में जानेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत आभार आपका। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है या अभी ये लड़ाई और आगे तक चलेगी? नक्सलवाद न कहें, सशस्त्र नक्सलिज्म कहें। नक्सलियों का कैडर समाप्त हो गया है। नॉर्थ में थोड़े बचे हैं। मतलब मैंने आपको उस दिन भी कहा, अंतिम DKSZC के रूप में जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो, पापा राव उस दिन अपनी टीम के साथ आ गए। अब जो इनसे छोटे ही लोग बचे हैं, जो नॉर्थ में छोटी टीम बची है, वो कल आने की उनकी संभावना है। जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, उनके कल आने की संभावना है। दक्षिण बस्तर में कुछ लोग हैं, 12-15 लोग हैं, वो हैं, उनसे भी संपर्क बातचीत है। मैं सोचता हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं तभी आज तारीख है 28, 27 तारीख है, 27 मार्च है जी, 4 दिन है, 4 दिन बचे हैं। 28, 29 और 30 तक सारा ही कैडर, सशस्त्र नक्सलियों का कैडर छत्तीसगढ़ से पूरा समाप्त हो जाएगा। मतलब 31 मार्च को आप घोषणा कर देंगे कि सशस्त्र नक्सलवाद यहाँ से छत्तीसगढ़ से पूर्णतः। ठीक है। मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में जानना चाह रहा हूँ क्योंकि 2 साल पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया था, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए 2 साल में किस तरीके से आप लोगों ने रणनीति बनाई, अभियान चलाए और क्या चुनौतियाँ मिली आप लोगों को? इस नई सरकार के बनने के बाद ही जनवरी 2024 में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद कुछ स्ट्रेटजीज तय हुए थे। उस पर काम करना शुरू किया और बीच में अनेक चीज़ें सीखते गए और उन चीज़ों को सीखने के बाद जो आंखों के सामने दिखा, कुछ आवश्यकताएं थी, कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थे, कुछ दूसरे रिक्वायरमेंट्स थे, वो सारे ही रिक्वायरमेंट्स के संदर्भ में बात होती रही और अद्भुत गति, अद्भुत क्षमता के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से वो सब कुछ छत्तीसगढ़ को प्राप्त होता रहा। और जनवरी 2024 के बाद दूसरी मीटिंग हुई अगस्त 2024 में और अगस्त 2024 की उस मीटिंग में सारे ही कैलकुलेशन के आधार पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात की घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक संपूर्ण भारत से और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर अनेक स्ट्रैटेजिकल चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी चेंजेस थे और दूसरे भी चेंजेस उसमें थे। अप्रोच बहुत डिफरेंट हुआ। पहले हमारी छोटी संख्या जाया करती थी सर्च में, फिर 1000, 1500, 2000 लोग सर्च पर निकले। ये बड़ा परिवर्तन था और इस परिवर्तन को देखकर उन लोगों के मन में भी बड़ा ये आया कि ये कैसे संभव हो सकता है। हम लोगों ने सारी ही संस्थाओं से सहयोग भी लिया। केंद्रीय संस्थाएं, DRDO, NTRO, ITBP का टेक्निकल सेक्शन हो गया, NSG का बम डिस्पोजल स्क्वाड हो गया, इसरो हो गया, सबसे बात हुई और सबका गजब का सहयोग मिला। इस आधार पर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफॉर्मेशन और ह्यूमन बेस्ड इंफॉर्मेशन दोनों ही आधार पर जब ऑपरेशंस किए जाए तो परफेक्ट ऑपरेशन हुए। उन परफेक्ट ऑपरेशंस के बाद पहली बार जब बड़ी संख्या में नक्सली न्यूट्रलाइज हुए, उसके बाद दृश्य बदला है। वसवराजू और हिडमा, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट इन 2 सालों में आप समझते हैं कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिससे नक्सल के जो सशस्त्र नक्सलवाद जिसको आप कह रहे हैं वो एकदम धाराशाही हो गया? उनको लगने लगा कि अब हमको आत्मसमर्पण ही करना पड़ेगा, मुख्यधारा में लौटना ही पड़ेगा। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट किसको मानते हैं आप? नहीं, ये दोनों ही नाम नहीं, इसके सिवा अनेक और नाम हैं और वो नाम उसमें से अनेक न्यूट्रलाइज हुए छत्तीसगढ़ में, कुछ उड़ीसा में, कुछ अन्य स्थानों पर, कुछ ने पुनर्वास कर लिया। टॉप कैडर इनका जो था पॉलिट ब्यूरो मेंबर, वो पॉलिट ब्यूरो मेंबर आज एक दो जो नाम गणपति वगैरह आप जानते हैं, उनको छोड़ करके कोई नहीं है उस संगठन में। टॉप खत्म हुआ। CC मेंबर्स जो थे वो सारे मेंबर्स समाप्त हुए। अनेक ने छत्तीसगढ़ में पुनर्वास कर लिया, कुछ दूसरी जगह पुनर्वास। CC मेंबर भी खत्म हो गया। यानी कि आप ये सोचे कि इनका जो टॉप लीडरशिप है वो समाप्त हुआ, फिर उसके सेकंड लेयर समाप्त हुआ, फिर थर्ड लेयर भी अब समाप्त हो गया। तो जब बड़ी मार छत्तीसगढ़ में इनको पड़ी थी
उसके बाद से सब कुछ हिल गया था। एक किसी व्यक्ति का नाम लेकर के मैं आपसे कहूँ तो वो बात उचित नहीं होगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमारे सशस्त्र बलों के ऑपरेशंस इतने परफेक्ट हुए और इतने बड़े हुए कि 2-3 बड़े ऑपरेशन के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था, अब स्थिति नहीं। आपने जिक्र किया कि केंद्रीय जो सरकार है, केंद्र सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनका भरपूर सहयोग मिला। एक इनपुट मेरे पास आया था बहुत दिनों पहले कि करीब 1.5 साल पहले आप एक डीआरजी के कैंप में गए थे, वहाँ जवानों ने कहा कि हमारे पास हथियार नहीं है, और उसके लिए फिर आप गृह मंत्री के पास गए। वो क्या कहानी है, थोड़ा उसको आप बता देते। वो शुरुआत ही था इस दायित्व पर काम करते हुए, और पहली बैठक के बाद ही, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की पहली बैठक के बाद ही, जब मैं नारायणपुर में ही गया था, सारे फोर्सेस थे वहाँ पर, परंतु डीआरजी के लोगों ने स्पेशली इस बात को कहा। और जब मैंने अप्रोच किया इस विषय के लिए सेंट्रल में कि हमको लोन, हमें प्रोक्योरमेंट में बहुत टाइम लग जाता, हमको लोन में अभी हथियार चाहिए, AK-47 चाहिए है, स्नाइपर्स चाहिए है, तो मतलब विद इन नो टाइम यू से गजब की क्षमता के साथ, गजब की स्फूर्ति के साथ वो हमको मिल गया। और उसमें मतलब वो कभी और कोई दूसरी प्रक्रिया होती तो 1-2 साल लग जाते, भगवान जाने क्या लग जाता समय, महीने के समय में वो। तो इसी को आप डबल इंजन का फ़ायदा बोलते हैं कि डेफिनेटली इसको ही, और साथ में साथ अन्य जो संस्थाओं के बड़ा सहयोग हमको मिला है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो असिस्टेंस हमको मिला है, NTRO का ही है, ITBP का है, ये गजब का असिस्टेंस था। वो टेक्नोलॉजी बेस्ड असिस्टेंस जो है वो बेस बना हमारा। आप जवानों के शौर्य की बहुत तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं उनके भुजाओं के दम पर हम ये लड़ाई जीत रहे हैं। आप जब उनसे बात करते हैं अब, क्योंकि 2 साल पहले की परिस्थितियां बहुत अलग थी और आज की, तो उनकी बातों में वो कौन सी चीज़ें आती हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करती हैं, ताकत देती हैं, और ऐसा लगता है कि नहीं ये करना ही है? ID ब्लास्ट से या फिर किसी मुठभेड़ में नक्सलियों की गोली से हताहत हुए अनेक सैकड़ों, मैं सोचता हूँ, जवानों से मैं मिला हूँ। जवानों में जज्बा ही गजब होता है। इन जवानों ने बिस्तर में रहते हुए भी ये कहा कि हमको जल्दी ठीक होकर के फिर से मैदान पर चले जाना है। कोई हंसते हंसते बात करता है जबकि एक पैर नहीं रह गया है, हंसते हंसते बात करता है। जवानों ने रात रात भर ऑपरेशन किए, हमने देखा कि 8-8 दिन, 10-10 दिन, 6-6 दिन ऐसे ऑपरेशन चलते हैं। तो कितनी रात आप परेशान हुए अपडेट लेने के लिए, और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी अपडेट लेते रहे होंगे, तो वो परिस्थितियां कैसी थी? केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तो इन विषयों के लिए विशेष रूप से ये कह रखा था कि जब भी मतलब जब भी, और आपको मैं कहूँ कि मैंने रात को 2 बजे भी वहाँ फ़ोन लगाया तो मेरी बात हुई, और मतलब लगाते समय मुझे भी लगा कि ये क्या उचित है अनुचित है, लेकिन भाई इस काम से बड़ा उचित और क्या हो सकता है, मैंने ये सोचा, मैं लगा दिया और मेरी बात हुई और उन्होंने मार्गदर्शन दिया। एक रील आज आपने पोस्ट की है अबूझमाड़ में घूमते टहलते हुए, तो उससे क्या संदेश देना चाहते हैं कि अब एकदम सेफ हो गया? क्योंकि गृह एकदम मंत्री सेफ हो गया, मैं यही कहना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन गृह मंत्री के लिए तो सेफ है, क्या आम आदमी भी उतना ही सेफ वो महसूस मेरे करेगा? ज़्यादा सेफ है, मेरी बात समझे, वो मेरे ज़्यादा सेफ है। अगर कुछ कहीं होगा तो उनको बैर मुझसे होगा, एक आम आदमी से बिल्कुल नहीं होगा। और इसलिए मैं तो देखा, जहाँ मैं रुका था कैंप में, पुल के उस पार अबूझमाड़ है, तो मैं मॉर्निंग वॉक में अबूझमाड़ ही गया। भाई मैं भी अबूझमाड़ में पहली बार गया, लेकिन जब मैं अबूझमाड़ गया वो रोमांच था। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी रात में हम सड़कों से गुजर रहे हों या ऐसे हम जा रहे हों, यही इस बात का अर्थ है, एकदम सेफ है बस्तर। हालांकि सबके मन में इस बात को स्वीकारते तक 1-8 साल लग जाएगा, मुझे लगता है। मैं भी 2-3 महीने पहले सुकमा गया था, तो झीरम घाटी पड़ी, तो वहाँ मुझे भी डर लग रहा था। आप सोचिए कि 2013 की घटना है और उस रोड को देखकर डर लग रहा था। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि कई बार ऐसा होता था कि ऑपरेशन के दौरान बिना बताए आप अंदरूनी इलाकों में जाते थे, कई बार भाभी जी को भी नहीं बताते थे, तो क्या वो कुछ उनका रिएक्शन क्या होता था? और दूसरा क्या है, अब जो परिस्थितियाँ बदली हैं उनके साथ पुअर्ती जाएंगे आप? मैंने साथ पुअर्ती जाने का तो मैं सोचा नहीं, अब आप कह रहे हैं तो मैं सोच लूँगा ज़रूर। और कभी बता कर तो जाया नहीं जा सकता है, आपको बिना बताए ही जाना होगा। और ये खुलासा मैंने किया भी नहीं था, आपने करके गड़बड़ कर दिया।
पिछले 2 साल से नक्सलवाद को ख़त्म करना आपका प्राइम लक्ष्य था। बहुत मजबूती से हमने खुद देखा, महसूस किया कि आप बस्तर में जाने वाले, सबसे ज़्यादा समय जाने वाले गृह मंत्री थे। इसके अलावा कुछ दूसरा सोच पाए, अन्य विभागों के बारे में कुछ सोच पाए आप, या नक्सलवाद ही आपका आखिरी लक्ष्य था? मैं आपको बताऊं कि एनडीपीएस पर अभी जो काम हुए हैं, इससे पहले नहीं हुए थे। एनडीपीएस पर हमारा काम था कि हमने प्रॉपर्टी अटैच करना शुरू किया। एक आदमी एनडीपीएस का धंधा करके, स्मगलिंग करके पैसे कमाता है, 6-8 महीना 1 साल जेल काट करके आकर उस पैसे को एंजॉय करता है। अब हम लोगों ने एक व्यक्ति जो एनडीपीएस के विषय में पकड़ा गया है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना सफेमा कोर्ट के माध्यम से शुरू किया। 16 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। और ये प्रॉपर्टी जब अटैच होता है तब लोगों को ध्यान में आता है कि भैया जितना किया धरा था वो सब भी खत्म हो गया। एनडीपीएस के ही विषय पर नष्टीकरण का एक विशेष अभियान चला करके पिछले 10 सालों में जो नष्टीकरण हो गया होगा वो अभी 2 सालों में नष्टीकरण का काम हुआ है। हमने ऑक्शन तक पहुंचाया है। मतलब एक गाड़ी पकड़ना, उसको राजसात करना, राजसात करके फिर ऑक्शन करवाना, ऑक्शन तक पहुंचाया है। गाड़ियों का ऑक्शन हुआ है। एनडीपीएस के विषय में इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम ही चेंज किया। एक आदमी जिसके हाथ में पुड़िया है, यही गुनहगार नहीं है, ये कहाँ से लेकर आ रहा है और ये कहाँ तक जाएगा, एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन का काम रखा। एनडीपीएस पर काम किया। घुसपैठियों के संदर्भ में हम लोगों ने शुरू से ही कहा कि भाई घुसपैठियों वाले विषय पर हम स्वीकार नहीं करेंगे। विपक्ष कहता रहा कि बताएं घुसपैठिए कहाँ है, भाई बताएं घुसपैठिए कहाँ है। हमने माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में घुसपैठियों के आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोसीजर डिसाइड किया। स्पेशल टास्क फोर्स जिलों में गठन किए गए। टोल फ्री नंबर जारी किए गए कि किसी को कहीं कोई दिखता है और पुलिस को सूचना कर रही है तो ही कैन गिव दिस इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टोल फ्री नंबर। वो टोल फ्री नंबर जारी किया। इनको पकड़कर जेल में डालने से फिर बड़ा कष्ट होता है, कोर्ट बाद में छोड़ती नहीं है, तो इनको होल्डिंग सेंटर्स इनके डिसाइड किए गए। बल्क में क्विट इंडिया ऑर्डर जारी किए गए और डिपोर्टेशन का काम भी, बांग्लादेश छोड़ने का काम भी इस बीच में सरकार रायपुर से भी पहली गए बार थे हुआ। कुछ लोग। इस बार ही सरकार में हो, पहले कभी नहीं होता था। वो डिपोर्टेशन का काम हो। एक बार जब डिपोर्ट आप करते हैं, वो सूचना उनके तंत्र में बहुत दूर तक जाती है और बहुत दिनों तक आराम रहता है उसके बाद। अभी फिर किया जाएगा और पूरी ताकत से करेंगे इस बात को, पूरे दिलो जान लगा कर करेंगे। डिपोर्ट करना है हमको। ये तो गृह विभाग का विषय है। मैं आपको पंचायत विभाग में कहूँ तो हम लोगों ने पंचायतों में ही पैसा अकाउंट से आहरण के लिए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र 6000 पंचायतों में शुरू कर लिए। महतारी सदन हमने शुरू किया है। NRLM SRLM जो है महिला स्व सहायता समूह, उसके लिए दीदी के गोट शुरू किया है। उनके लिए हम एप्लीकेशन बनवा रहे हैं। जैसे जोमेटो स्विगी होता है वैसे वो उनके प्रोडक्ट्स आपको उस ऐप में मिल जाएंगे। मैं भी आपसे आग्रह करूंगा एक दिन कि वो ऐप थोड़ा डाउनलोड कर लीजिए और आपको खुरमी, ठठरी, जो कुछ मंगाना है, पापड़, बड़ी, बिजौरी, आप इससे मंगा सकते हैं। उससे मंगाएंगे, जरूर मंगाएंगे, आप बोल रहे हैं तो कर सकते हैं आप। इसके सिवा अन्य जो एक विभाग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, उसमें हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम एक साइंस सिटी रायपुर में बनाएंगे। उसमें हम यहाँ भी पहुँच गए हैं कि हम एक तीर्थ दर्शन, विज्ञान तीर्थ दर्शन, जो हमारे पुराने वैज्ञानिक हैं सारे, अब स्वामी जहांगीर भाभा हो गए, हमारे अबुल कलाम आज़ाद हो गए, सही, हमारे बोस हो गए, SN बोस हो गए, रामानुजन हो गए, इनके स्थानों पर जा कर के वो ऊर्जा पुनः प्राप्त करें हमारे नए वैज्ञानिक। इसके लिए हम लोगों ने विज्ञान तीर्थ योजना सोचा है। तो अन्य विभागों में भी काम करने में कमी नहीं है। मतलब मैं सवाल पूछा हूँ तो अब बहुत सारे हमारे दर्शक और लोग जान जाएंगे कि आपके और भी विभागों में काम हो रहा है, क्योंकि सब इंटरव्यू जो हो रहा है सिर्फ नक्सल बेस्ड हो रहा है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हिडमा को एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। हिडमा को लेकर एक गाना बना, आप सुने हैं क्या उसको? तो उस गाने को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आया और उसको उस पर क्या आप सोचते क्या हैं? प्रोफेशनली इस गाने को बनाया गया है, जानबूझकर बनाया गया है, इस विषय को जिंदा रखने के लिए बनाया गया है। हिडमा वह दुर्दांत नक्सली था जिसने बस्तर के आदिवासियों की भी समूह में नृशंस हत्याएं की। चिंगावरम, मणिकोंटा, दरभागुड़ा, झीरम, घोड़ा गांव, ऐसे अनेक प्रकरण हैं। एर्रा बोर, 8 महीने के बच्चे को जलाने का प्रकरण है। ऐसे सारे लोगों के विषय में जो गुनहगार है सो गुनहगार है। और विशेष रूप से इस नाम के साथ तो नक्सल संगठन के बड़े लोगों ने राजनीति की है। अनेक ऐसे पाप थे इनके जिसको किस सर पर फोड़ा जाए उसके लिए सर को चुना था और इसलिए उस पर करते थे। आज युवाओं को भ्रमित करने के लिए, आज युवाओं को लीक से हटाकर
हमारे संवैधानिक मान्यताओं से पृथक करके, हमारी परंपराओं से पृथक करके, हमारे देश के उन्नति और विकास की सोच से पृथक करके एक डिसऑर्डर बनाने के लिए, एक ऐसा अराजक माहौल बनाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वह ध्यान में है और समय पूर्वक करने वालों पर उचित कार्यवाही भी होगी। कानून के हाथ लंबे हैं, समझना चाहिए और निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि इन सारे ही विषयों को ख़त्म कर दिया जाएगा। आपने बोला कि ये लोग जघन्य हैं, हत्यारे हैं, लेकिन इसी नक्सलियों में से बहुत सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में हैं। और एक बड़ा वर्ग ये बोलता है कि क्या इन हत्यारों पर केस नहीं चलाना चाहिए? क्या सरकार पुनर्वास के नाम पर इनको सुविधाएं दे, ये उचित है? क्या उन लोगों के लिए, उन लोगों का दर्द, जो लोग मारे गए हैं नक्सली हिंसा में, चाहे वो जवान हो, आदिवासी हो या नेता भी हों, क्या उनके दर्द पर ये मरहम नहीं लगा रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? समूचे भारत ने, समूचे छत्तीसगढ़ ने और बस्तर ने बड़ा दंश झेला है इस विषय का। आपको मैं आंकड़े में कहूँगा तो 3000 सशस्त्र जो थे उन्होंने पुनर्वास किया है, 3000 लगभग। 2000 जो सशस्त्र थे वो गिरफ्तार हुए हैं। इन 2 वर्षों की बात कह रहा हूँ मैं, पुराने वर्षों में जाऊँगा तो संख्या बढ़ जाएगी 2 वर्षों में। और लगभग 535 ये न्यूट्रलाइज हुए। अभी इस बड़ी संख्या के साथ क्या किया जा सकता है? पहला। दूसरा ये है कि इस बात को समझ करके कि इसमें खून खराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जाने कितने शिक्षा दूत मारे गए, जाने कितने सरपंच और पटेलों को मौत के घाट उतारा गया, इन सब को समझकर, जानकर भी एक अवसर, चूँकि हमारे ही समाज के भटके हुए लोग हैं, अगर ये चाहते हैं वापस आ जाएं तो इनको एक अवसर देना चाहिए। रिहेबिलिटेशन सेंटर आप लोग बना रहे हैं, उसमें किस तरीके से इन लोगों को डेवलप किया जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है इन लोगों को स्किल करना और मुख्य धारा में जोड़ना, तो उस सेंटर पे आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि लगभग 3000 लोगों ने पुनर्वास किया है। 3000 लोगों में से मैं, आप कभी चलिए किसी रिहेबिलिटेशन कैंप में मेरे साथ, उसमें 1500 हैं जो निरक्षर हैं। अच्छा। अभी जो 1500 निरक्षर हैं, ये भी मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवादों की बात इनके साथ भी की गई होगी, जो भी हुआ होगा। तो इनको साक्षर भी बनाना है, इनको 5वीं की परीक्षा भी दिलाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट कुछ हो जाए, इसमें सिलाई का काम है, ड्राइविंग का काम है, मेसन ट्रेनिंग का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, मोबाइल रिपेयरिंग काम है, तो बहुत सारे इस पर इनको स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ अनेक ऐसे अभियान उन पुनर्वास केंद्रों में किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से इनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन इनके घर वाले मिलने आते हैं, इनको हम जेल भी भेजते हैं, अपने इनके अन्य साथी जो नक्सल विषयों पर बंद हैं उनसे मुलाकात करने। अगर बात ठीक होती है तो जेलों में बंद लोगों को लेकर के हम पेरोल पर इन पुनर्वास केंद्रों में लाते हैं, वहाँ दिन भर वो साथ रहते हैं। फिर जो जेल वाले भी हैं, अगर वो भी कन्विंस होते हैं कि हम भी पुनर्वास करेंगे, तो इस मान्यता के साथ कि अगर जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेल से भी पुनर्वास हो सकता है, उनको भी पुनर्वास कराने की प्रक्रिया हम आगे बढ़ाते हैं। हालांकि उसमें हमको जमानत ही कराना होता है, लेकिन उस दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। तो पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, पहचान पत्र वगैरह कुछ नहीं होता है, वो बनते हैं। इनके गाँव में चूँकि घर वाले इस पूरी प्रक्रिया में 8-10 बार आकर इनके साथ मिलते हैं, समाज के लोग आकर मिलते हैं, तो ये समाज में समरस होते हैं, समाज में स्वीकार होते हैं। और इसके साथ मैं सोचता हूँ कि इनका रिहेबिलिटेशन पूरा होता है, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, साथ ही साथ इनका मानसिक पुनर्वास भी हो, इनका सामाजिक पुनर्वास भी हो, स्वास्थ्यगत पुनर्वास भी हो। ऐसे भी नक्सली आए हैं जिनके जांग में 4 महीने जो गोली फंसी थी उसको निकाला गया है। इन सारे ही विषयों के लिए हम पुनर्वास केंद्रों का भी उपयोग कर रहे हैं और इन विचारों के साथ कर रहे हैं कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। आपने जब नक्सलवाद के खिलाफ, सशस्त्र नक्सलवाद के खिलाफ ये जो अभियान शुरू किया, उस समय आप लोगों ने गूगल फॉर्म जारी किया, आप लोगों ने उनसे राय भी मांगी, कई बार वीडियो कॉल से भी बात हुई। भी पापा राव का हमने देखा कि आपसे वीडियो कॉल पर बात किए। क्या अब भी 31 मार्च के बाद ये प्रक्रिया जारी रहेगी? जो नक्सली अंदर हैं या जो लोग बड़े कैडर नहीं हैं फिर भी वो नक्सल की श्रेणी में आते हैं,
तो क्या उन लोगों से चर्चा आपकी जारी रहेगी? दूसरा, आपने एक चीज़ कही थी 1.5 साल 2 साल पहले, और अमित शाह जी ने भी कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। तो क्या ये 31 मार्च के बाद दोनों प्रक्रियाएं चलती रहेंगी? 31 मार्च के बाद इसकी आवश्यकता ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से मैं आपसे कहूं कि पूरा का पूरा सशस्त्र नक्सलवाद, सशस्त्र इनका कैडर समाप्त हो जाएगा। यहाँ तो कुछ नहीं रहेगा। अमित शाह जी आएंगे 31 मार्च को घोषणा करने के लिए? नहीं, इसकी घोषणा की क्या आवश्यकता है? ये घोषणा तो जवानों के शौर्य से ही हो गया है, उसमें क्या करना है। अभी पापाराव आए, इससे पहले बहुत सारे रुपेश और तमाम नक्सली आए, उनके इंटरव्यूज़ आए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। उनका कहना है कि सरकार गोली मार रही है, इसलिए हम वापस आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये, इसको तो चुनौती मानेंगे ना आप? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, वो जो रूपेश का नाम आपने लिया, ये हिंदुस्तान के इतिहास में नक्सलियों का सबसे बड़ा पुनर्वास था, जो 210 लोगों का पुनर्वास अक्टूबर 2025 में बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में हुआ। ये वही मसला है। ऐसे अनेक इंटरव्यू हैं, अनेक लोगों के इंटरव्यू हैं, और उन इंटरव्यूज़ में वो कहते हैं कि हम ये करेंगे। वो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हमारा मसला ये है कि असंवैधानिक आप नहीं करेंगे। भारत के संविधान को चुनौती देते हुए आप इसको नहीं कर सकते हैं कुछ। आप बंदूक लेकर के, आप हथियार लेकर नहीं रह सकते। हथियार आप छोड़ें, और उसके बाद आप अगर जनता के बीच में जाना है, अपने विचारों को लेकर जाना है, आप संविधान के दायरे में जनता के बीच में जाइए, अपने विचारों को लेकर जाइए, बहुमत प्राप्त करिए। अगर आप बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाते हैं तो अपने विचार लागू करिए। मतलब ये जो आत्मसमर्पित होकर आए, चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? ये भविष्य ही बताएगा। मैं क्यों कुछ इस पर कहूँ, मुझे लगता है कि जो बातें जिस तरीके से हो रही हैं, संभावनाओं से इनकार किया नहीं जा सकता। 31 मार्च के बाद की बात करते हैं। विपक्ष कहती है कि 31 मार्च के बाद अगर ब्लास्ट होता है, नक्सली ब्लास्ट करते हैं, आदिवासी मारे जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र की सरकार लेगी, राज्य की सरकार लेगी, गृह मंत्री लेंगे? भाई 31 मार्च के बाद क्या बदलने वाला है? अभी फोर्सेस वैसे ही हैं, सारा सिनेरियो वैसे ही है। हमको मालूम है भी कि अभी सैकड़ों आईडी पूरे बस्तर में दबे हुए हैं, उनको ठीक करना है, उनको निकालना है। उसमें से कोई ब्लास्ट हो जाता है किसी का पैर पड़ने पर, तो एक अलग मामला है भाई, उसको क्या किया जा सकता है? संभावनाएं हैं, लेकिन हमको ये बात ध्यान है कि उसको हमको ठीक करना है। सारे ही कैंप, 400 कैंप खुले हुए हैं, उन 400 कैंप के अपने एसओपी हैं डेली बेसिस के। वो क्या क्या करेंगे, कौन सा एरिया कब स्कैन करेंगे, कौन सा एरिया कब स्कैन करेंगे। आईडी स्कैन करने वाली टीम है पूरी, वो टीम दिन दिन भर काम करती, तो ये स्कैन करके उस एरियाज़ को क्लियर भी करना होगा। इस बीच में ऐसी कोई घटना घटती है तो मैं सोचता हूँ कि इसको अध्ययन का विषय होगा कि इसमें करना क्या है। एक और बड़ा सवाल है, 31 मार्च के बाद क्या फोर्स को वापस कर दिया जाएगा? क्योंकि सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि ऑपरेशन बंद होंगे तो फोर्स वापस चली जाएगी। दूसरा कि उन कैंपों का क्या होगा? क्योंकि बड़े बड़े कैंप हैं, बहुत सुविधा युक्त हैं, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, बहुत पैसा खर्च हुआ है। उन कैंपों के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? ये जो सेंट्रल के फोर्सेस हैं, 1 साल तो हैं, फिर जाने की प्रक्रिया भी होगी, क्योंकि इनको देश के दूसरे क्षेत्रों में भी सेवाएं अपनी देनी है। यहाँ बस्तर में बहुत अभिनंदनीय उन लोगों ने प्रयास किया है, सेवाएं दी है। तो ये सेंट्रल के फोर्सेस अभी यथावत एहतियातन सब कुछ रहना है, कालांतर में इनको वापस जाना है। बस्तर की पुलिस को, हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस को पूरा एरिया डोमिनेट करना है। और हमारे जो कैंप बने हुए हैं 400, जिसके प्रश्न आप कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि समय आने पर यही कैंप तो स्कूल होंगे, यही अस्पताल होंगे, यही लघु वनोपजों के संग्रहण विपणन के केंद्र बनेंगे, यही पंचायत के कार्यालय हो जाएंगे, यही अनेक चीज़ें हो जाएंगी। मतलब ये जो कैंप है, नक्सलवाद खात्मे का भरोसा दिए थे और फिर विकास के भरोसे के कैंप हो जाएंगे वो? ये विकास के ही कैंप है, मानकर चले आप। एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा कि 1 अप्रैल के बाद बस्तर को राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके से विकसित करना चाहती है? सड़कें हों या मोबाइल नेटवर्क हो, क्या कुछ प्लान क्या है आप लोगों का? माननीय अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टतः ये कहा है कि आने वाले समय में बस्तर संभाग जो है देश के सर्वाधिक विकसित आदिवासी संभागों में से एक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भ्रम फैला रहा है विपक्ष, सरकार इस कहीं कोई ऐसी योजना नहीं है, किसी फैक्ट्री, माइंस वगैरह वगैरह की कोई योजना नहीं है। मुझे बिल्कुल स्पष्टता ये लगता है कि बस्तर की उन्नति बस्तर के लघु वनोपजों के आधार पर होगी।
बस्तर के जीवन में सहकारिता है और सहकारिता उस कागजों पर नहीं है लेकिन उनके जीवन में सहकारिता है। वो सहकारिता का उनका भाव उनको बहुत आगे ले जाएगा। बस्तर में प्रकृति का बड़ा ही स्नेह है, बहुत प्रचुरता में प्राकृतिक संसाधन वहाँ उपलब्ध है। तो बस्तर की उन्नति उस आधार पर ही होने वाली है, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। देश विदेश के पर्यटकों में जो भय था कि नक्सली हैं, अब वो खत्म हो रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बस्तर की सुंदरता देश विदेश के लोग भी आकर बहुत गजब की माने हंदावाड़ा आप देख लें, आप एक नंबी जलप्रपात देख लें, आप ये सात धारा जो है स्थान वो देख लें, इंद्रावती का हर किनारा हर कोना अद्भुत सुंदर है और इसलिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे ही आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पूरा विश्वास हो, जल्द से जल्द बस्तर की उन्नति हो, बस्तर के युवा विश्व के पटल पर छा जाए, बस्तर हमारा उन्नति के मार्ग पर सरपट दौड़ जाए, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में। तो ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा, जो चाहते हैं कि बस्तर विश्व पटल पर आए, यहाँ के युवाओं का नाम हो और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद नहीं, पर्यटन, वनोपज और यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाए। और आज की चर्चा से ये साफ हो गया कि 31 मार्च को सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, बस्तर में सुख, चैन, अमन और शांति लौटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।